स्टूडेंट्स, वेलकम टू सोशल स्कूल। मैं हूं आपकी अनुष्या दीदी एंड कैसे हैं मेरे सारे स्टूडेंट्स। आई होप आप सब ठीक हो एंड आई ऑल्सो होप कि आप लोग सुपर रेडी हो आज के इस सेशन के लिए। तो आज की ये क्लास मेरे क्लास 12th के रॉक स्टार्स के लिए है। आपको पता ही है कि हम लोगों ने रिसेंटली एक चैप्टर स्टार्ट करा था, चैलेंजेस टू एंड रेस्टोरेशन ऑफ द कांग्रेस सिस्टम। आज के क्लास में हम इस चैप्टर को फिनिश करने वाले हैं। ये पार्ट 2 है इस चैप्टर का। अगर आप कोई न्यू स्टूडेंट हो और अगर आप सोच रहे हो कि पार्ट 2 तो ठीक है दीदी, पार्ट 1 कहाँ है, तो टेंशन मत लो, इसी चैनल पे वीडियोस वाले सेक्शन में आपको हमारा पार्ट 1 भी मिल जाएगा। ठीक है, तो आगे बढ़ने से पहले यहाँ जितने भी न्यू स्टूडेंट्स हैं जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि थ्रू आउट द ईयर मैं आप लोगों के लिए ह्यूमैनिटी स्टूडेंट्स के लिए ऐसे ही अमेजिंग कंटेंट लाने वाली हूँ। ठीक है, चलो तो चैप्टर स्टार्ट करते हैं। ध्यान रखना, हमने आधा चैप्टर ऑलरेडी खत्म कर लिया है। आज के चैप्टर में, आज के सेशन में पूरा चैप्टर हम लोग फिनिश कर देंगे। ओके, सो विदाउट एनी फर्दर डिले स्टार्ट करते हैं हम लोग अपनी आज की इस क्लास को। तो आज का पहला टॉपिक है हमारा स्प्लिट इन द कांग्रेस। ठीक है, तो इस टॉपिक में आपको क्या समझाया जा रहा है, आगे जाकर हमारी कांग्रेस दो पोर्शंस में बट जाती है। ठीक है, कांग्रेस आगे जाकर बट जाती है, एक स्प्लिट आ जाता है कांग्रेस में। तो वो क्यों होता है, कैसे होता है, ये सारी चीजें आप लोग इस टॉपिक में पढ़ोगे। ठीक है, स्प्लिट इन दी कांग्रेस। चलो तो एक एक करके हम लोग डिस्कस करते हैं। तो 1967 के इलेक्शन में हमने क्या देखा कि कांग्रेस जीत तो जाता है इलेक्शन में, मेजॉरिटी ने मिल जाती है, पर इनका परफॉर्मेंस बहुत बेकार रहता है कंपैरेटिवली, है ना। तो 1967 के इलेक्शन के बाद बाकी सारी जो पार्टीज थी उनको एक चीज समझ में आ जाती है, उनको ये समझ आ जाता है कि कांग्रेस को हराया जा सकता है। ठीक है, कांग्रेस को इलेक्शंस में हम लोग डिफीट कर सकते हैं, ये सबको समझ में आ जाता है। पर अभी तक इनके दिमाग में कोई सब्स्टिट्यूट नहीं था कि अगर कांग्रेस को हराते हैं तो सब्स्टिट्यूट कौन आएगा, मतलब कांग्रेस की जगह कौन लेगा, ये चीज उतनी क्लियर नहीं थी। नॉन कांग्रेस कोएलिशन गवर्नमेंट तो चल रही थी काफी जगहों पर, है ना। ऐसे पार्टीज जो कांग्रेस के नहीं है उन्होंने गठबंधन बना लिया था, कोएलिशन बना लिया था और वो गवर्नमेंट चला तो रहे थे कुछ कुछ जगहों पर इनका ये कोएलिशन इतना सक्सेसफुल नहीं था। ज्यादा लंबे टाइम तक इनकी ये गवर्नमेंट सरवाइव नहीं कर पाती थी। ठीक है, अक्सर ऐसे एरियाज में इनका ये गठबंधन टूट जाता था, कई बार तो यहाँ पर प्रेसिडेंट रूल भी लगाना पड़ जाता था। तो इतना स्टेबल नहीं था इनका ये कोएलिशन वाला आइडिया। ठीक है, चलो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इंदिरा वर्सेस द सिंडिकेट। इंदिरा तो आप समझ गए, इंदिरा गांधी के बारे में बात हो रही है। सिंडिकेट हमारे लिए थोड़ा नया शब्द है, तो सिंडिकेट क्या है पहले वो समझते हैं। सिंडिकेट मतलब ये एक इनफॉर्मल वर्ड है। ठीक है, फॉर्मली कहीं ऐसा बोला नहीं गया कि हम इस शब्द सिंडिकेट को यूज करेंगे। ये एक इनफॉर्मल वर्ड है जो कि उस टाइम पे कांग्रेस के पावरफुल लीडर्स के ग्रुप के लिए यूज किया जाता था। ठीक है, तो कांग्रेस में उस टाइम पर जितने भी पावरफुल लीडर्स थे उन सबको साथ में सिंडिकेट बोला जाता था। ठीक है, तो ये नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, इंदिरा वर्सेस द सिंडिकेट, इंदिरा गांधी वर्सेस द सिंडिकेट, ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। तो इंदिरा गांधी के लिए पता है असली दिक्कत पार्टी के बाहर नहीं थी, उससे भी बड़ी दिक्कत इंदिरा गांधी के लिए पार्टी के अंदर के ही लोग थे। तो स्टार्टिंग में तो जो सिंडिकेट है इन्होंने ही इंदिरा गांधी को प्राइम मिनिस्टर बनाया था। आपको ध्यान होगा पार्ट 1 में मैंने आपको बताया था कि कांग्रेस में जो भी पावरफुल लीडर्स थे, जो सीनियर लीडर्स थे, उनको लगा कि इंदिरा गांधी उतनी एक्सपीरियंस नहीं है, तो अगर हम इंदिरा गांधी को प्राइम मिनिस्टर बना देंगे तो वो सब कुछ हमसे पूछ पूछ के करेंगी और इनडायरेक्टली हम इंडिया को चला रहे होंगे, है ना। तो स्टार्टिंग में सिंडिकेट इंदिरा गांधी को पसंद करते थे, उन्होंने ही इंदिरा गांधी को प्राइम मिनिस्टर बनाया था। पर आगे जाकर क्या होता है, इंदिरा गांधी अपनी खुद की एक पहचान बनाने लगती हैं। इंदिरा गांधी धीरे धीरे एक स्ट्रॉन्ग लीडर बनने लग जाती हैं और वो सिंडिकेट के ऊपर निर्भर होना बंद कर देती हैं। ये चीज सिंडिकेट को अच्छी नहीं लगती और धीरे धीरे इंदिरा गांधी और सिंडिकेट के बीच में एक दरार जो है वो बढ़ती जाती है। ओके,
चलो, तो इस टाइम पे हमारी इंदिरा गांधी के हाथ में दो चैलेंजेस थे। क्या क्या थे वो दो चैलेंजेस? पहला चैलेंज तो क्या था कि उन्हें सिंडिकेट से दूर हटना था, उन्हें सिंडिकेट से इंडिपेंडेंट होना था। ये जो उनका डिपेंडेंस है सिंडिकेट के ऊपर, है ना, उस डिपेंडेंस को उन्हें हटाकर सिंडिकेट से अलग होना था। एक चैलेंज उनके लिए ये था। दूसरा चैलेंज इंदिरा गांधी के लिए क्या था? 1967 के इलेक्शन में कांग्रेस का परफॉर्मेंस बहुत बेकार रहता है, तो इंदिरा गांधी के लिए दूसरा चैलेंज क्या था कि अब आगे आने वाला जो इलेक्शन है उसमें हमें बढ़िया करना है। तो ये दो चैलेंजेस इस टाइम पर हमारी इंदिरा गांधी जी फेस कर रही थी। ठीक है, इस दौरान इंदिरा गांधी जी क्या करती हैं? कांग्रेस के ओरिएंटेशन को चेंज करती हैं। वो ये कहती हैं कि अब से हमारा जो कांग्रेस है वो लेफ्ट ओरिएंटेशन की तरफ काम करेगा। लेफ्ट ओरिएंटेड मतलब गरीब लोगों के ऊपर कांग्रेस अब ज्यादा फोकस करेगा, ये इंदिरा गांधी जी कहती हैं। इसी के चलते इंदिरा गांधी मई 1967 में 10 पॉइंट प्रोग्राम लेकर आती हैं। 10 पॉइंट प्रोग्राम बेसिकली क्या था? ये एक प्रोग्राम था जिसमें कुछ इनिशिएटिव्स थे पुअर लोगों की मदद करने के लिए। तो 10 पॉइंट प्रोग्राम में क्या क्या इंक्लूडेड था? बैंक्स को थोड़ा और अच्छे से कंट्रोल करना है, जनरल इंश्योरेंस को गवर्नमेंट के कंट्रोल में ले आना है, अर्बन प्रॉपर्टी और इनकम पे सीलिंग लगा देनी है, यानी ये बोल देना कि तुम्हारे पास एक पर्टिकुलर अमाउंट से ज्यादा प्रॉपर्टी नहीं हो सकती, तुम्हारे पास एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ इनकम से ज्यादा इनकम नहीं हो सकती, तो ऐसे सीलिंग लगा दी जाएगी, ये इंदिरा गांधी ने कहा। फूड ग्रेन्स का पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन होगा, लैंड रिफॉर्म्स होंगे और रूरल पुअर, गांव के जो गरीब लोग हैं उनके लिए हाउसिंग साइट्स ये सब अरेंज करे जाएंगे। ये सारे कुछ प्रोग्राम्स हमारी इंदिरा गांधी उस टाइम पर लेके आती हैं। इससे पहले क्या था? इससे पहले कांग्रेस, आप लोगों ने नॉन कांग्रेसिज्म टॉपिक पढ़ा था ना, तो आपको याद होगा उस टॉपिक में राम मनोहर लोहिया बोलते हैं कि कांग्रेस आम लोगों के लिए तो काम करता ही नहीं है, तो इसीलिए कांग्रेस डेमोक्रेटिक नहीं है। इससे पहले लोग अक्सर कांग्रेस की एक बुराई करते थे कि कांग्रेस तो गरीब लोगों पे ध्यान नहीं देता, पर इंदिरा गांधी जी सडनली कांग्रेस का पूरा फोकस चेंज करके बोल देती हैं कि अब से हम लोग प्रो पुअर, गरीबों के लिए हम लोग काम करेंगे। अब कांग्रेस में जो सिंडिकेट थे, मतलब कांग्रेस में इंदिरा गांधी को छोड़कर जो बाकी सीनियर लीडर्स थे, वो फॉर्मली तो अप्रूव कर रहे थे कि हाँ हमें कोई दिक्कत नहीं है ना, मतलब फॉर्मली तो वो कह रहे थे हमें कोई दिक्कत नहीं अगर कांग्रेस लेफ्ट ओरिएंटेड हो जाए तो, पर मन ही मन उन्हें इस चीज से दिक्कत थी। अब जाहिर सी बात है, मीडिया के सामने जाकर वो ये थोड़ी बोलेंगे कि यार ये जो गरीबों के लिए अच्छी अच्छी चीजें हो रही हैं हमें वो अच्छा नहीं लग रहा है ना, तो ओपनली तो वो इस चीज को नहीं बोल पाएंगे, पर मन ही मन उनको मे बी ऐसा फील हो रहा था कि हमारे कांग्रेस की जो पुरानी पहचान है उसको इंदिरा गांधी जी चेंज कर रही हैं। तो सिंडिकेट इंदिरा गांधी जी के इनिशिएटिव्स को इतना ज्यादा पसंद नहीं करते थे। तो ये बेसिकली माहौल था, ठीक है, कि सिंडिकेट वर्सेस इंदिरा गांधी जी चल रहा था कांग्रेस के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा प्रेसिडेंशियल इलेक्शन 1969। 1969 में प्रेसिडेंशियल इलेक्शन होता है और ये प्रेसिडेंशियल इलेक्शन इंपॉर्टेंट है, मैं बताती हूँ क्यों। देखो, अभी तक तो हमें पता है कि सिंडिकेट और इंदिरा गांधी की बन नहीं रही, हमें पता है क्योंकि चैप्टर में एक टॉपिक डाल रखा है ना, पर अभी तक ये बात उस टाइम पर पब्लिक को पता नहीं लगी थी, जनता को ये चीज पता नहीं लगी थी कि यार सिंडिकेट, इंदिरा गांधी, इन दोनों के बीच में कुछ लड़ाई झगड़ा चल रहा है, पब्लिक को ये आइडिया नहीं था। पर जनता को इस चीज का आइडिया कब लगता है? 1969 में जब हम लोग प्रेसिडेंशियल इलेक्शन रखते हैं तब। ठीक है, कैसे वो अभी हम समझते हैं। तो 1969 के इलेक्शन के बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। उस टाइम पे हमारे एक प्रेसिडेंट थे जाकिर हुसैन, उनकी डेथ हो जाती है। जब उनकी डेथ होती है तो प्रेसिडेंट की जो पोजीशन है वो वेकेंट यानी खाली पड़ जाती है, तो ऐसे में हमें न्यू प्रेसिडेंट को लाना था। ठीक है, अब कांग्रेस के अंदर क्या था? कांग्रेस में जो सिंडिकेट थे, ठीक है, सिंडिकेट क्या कह रहे थे कि हम तो एन संजीवा रेड्डी को प्रेसिडेंट बनाना चाहते हैं।
एन संजीवा रेड्डी हमारे इंदिरा गांधी के एक राइवल भी रह चुके हैं। तो इंदिरा गांधी जी इस आइडिया को ज्यादा सपोर्ट नहीं कर रही थी। इंदिरा गांधी जी और उनके सपोर्टर्स ने क्या बोला कि हम तो, ठीक है, इंदिरा गांधी और उनके सपोर्टर्स ने क्या बोला कि हम तो वीवी गिरी को प्रेसिडेंट बनाना चाहते हैं। वीवी गिरी उस टाइम पर इंडिया के वाइस प्रेसिडेंट थे। तो कांग्रेस के अंदर सिंडिकेट का जो ग्रुप है वो कह रहे हैं कि चलो एन संजीवा रेड्डी को प्रेसिडेंट बनाते हैं, पर कांग्रेस के अंदर इंदिरा गांधी का जो ग्रुप है वो क्या कह रहे हैं कि नहीं, हमें वीवी गिरी को प्रेसिडेंट बनाना है। अब इस सिचुएशन के वजह से ये चीज ओपन में आती है कि शायद सिंडिकेट और इंदिरा गांधी जी के बीच में कुछ तो दिक्कत है, क्योंकि देखा जाए तो दोनों है तो कांग्रेस के ही। तो कांग्रेस के लोगों को कायदे से एक ही पर्सन को प्रेफरेंस देनी चाहिए कि हाँ यार चलो इस इंसान को प्रेसिडेंट बनाते हैं, पर एक ही पार्टी में लोग अलग अलग ग्रुप बना के अलग अलग कैंडिडेट को सपोर्ट कर रहे हैं प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में। तब जनता को लगने लगता है कि यार कुछ तो चल रहा है सिंडिकेट और इंदिरा गांधी जी के बीच में। इसी टाइम पर हमारी इंदिरा गांधी इस टाइम पे वीवी गिरी को सपोर्ट कर रही थी, और इसी टाइम पे इंदिरा गांधी बड़े बड़े पॉलिसी चेंजेस लेकर आती हैं हमारे इंडिया में। जैसे कि इंदिरा गांधी जी उस टाइम पर 14 प्राइवेट बैंक्स को गवर्नमेंट कंट्रोल में ले आती हैं, और इंदिरा गांधी जी प्राइवी पर्स के कॉन्सेप्ट को अबॉलिश कर देती हैं, हटा देती हैं। प्राइवी पर्स क्या होता है इसके बारे में एक सेपरेट बॉक्स में आपको अपनी एनसीईआरटी में दे रखा, मैं आपको यहीं पर समझा देती हूँ कि प्राइवी पर्स होता क्या। तो बेसिकली आप लोगों ने एक चैप्टर पढ़ा था मेरे साथ, चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग, है ना। तो उसमें हमने क्या पढ़ा था, उसमें हमने ये समझा था कि जो प्रिंसली स्टेट्स थे उनको जब हम इंडिया का पार्ट बना रहे थे तो हमें बहुत दिक्कत आ रही थी, है ना। वो हमारे लिए एक चैलेंज था। प्रिंसली स्टेट्स मतलब ऐसे इलाके जहां पे राजा रानी या प्रिंस ये सब थे, ठीक है। तो जब हम लोग प्रिंसली स्टेट को इंडिया का पार्ट बना रहे थे ना, तो हम लोग थोड़ा डेस्परेट थे, क्योंकि कंट्री को ऑलरेडी पार्टीशन हो चुका था और हम अफोर्ड नहीं कर सकते थे कि प्रिंसली स्टेट भी इंडिया को छोड़कर चले जाए। तो उनको मनाने के चक्कर में उस टाइम पर हमने जो प्रिंसेस थे या रॉयल फैमिली के लोग थे, हमने उनको थोड़ी स्पेशल ट्रीटमेंट दी। हमने उन्हें कहा कि हम आपको थोड़ी एक स्पेशल ट्रीटमेंट देंगे, आप इंडिया का पार्ट बन जाओ। ऐसे बोलकर हमने उन्हें मनाया था कि आप इंडिया का पार्ट बनो कुछ कुछ एरियाज में। तो इंदिरा गांधी जी अब प्रो पुअर हो रही हैं, है ना। इंदिरा गांधी जी अब गरीबों के बारे में ज्यादा अवेयर हो रही हैं। तो इस टाइम पर इंदिरा गांधी जी बोल देती हैं कि ये जो प्राइवी पर्स का कॉन्सेप्ट है कि हम रॉयल फैमिली को एक स्पेशल ट्रीटमेंट देंगे, ये प्राइवी पर्स का कॉन्सेप्ट मैं हटा रही हूँ, इंडिया में सारे लोग बराबर हैं। तो प्राइवी पर्स के कॉन्सेप्ट को हमारी इंदिरा गांधी जी इस टाइम पर हटा देती हैं, ठीक है। इस टाइम पर मोरारजी देसाई, भूल तो नहीं गए मोरारजी देसाई को, पार्ट 1 में पढ़कर आए हैं, है ना। तो इस टाइम पर मोरारजी देसाई डिप्टी प्राइम मिनिस्टर थे और हमारे फाइनेंस मिनिस्टर भी थे, पर उनको हमारी इंदिरा गांधी के डिसीजंस उतने अच्छे नहीं लगते थे, है ना। और हमारी प्राइम मिनिस्टर के का विजन और मोरारजी देसाई का विजन मैच नहीं होता था। तो इस टाइम पर मोरारजी देसाई क्या करते हैं, गवर्नमेंट छोड़ देते हैं। वो कहते हैं कि मुझे इस सिस्टम का पार्ट नहीं रहना, ठीक है, मैं गवर्नमेंट को छोड़ रहा हूं। ओके, तो ये सारी चीजें इस टाइम पर चल रही होती हैं। इसी टाइम पे कांग्रेस के प्रेसिडेंट कौन थे, एस निजलिंगप्पा, ठीक है। तो ये अपने कांग्रेस के एमपीज और एमएलए से बोलते हैं कि तुम सबको क्या करना है, तुम सबको संजीवा रेड्डी के फेवर में वोट देना है, ठीक है। इस टाइम पे इंदिरा गांधी जी के जो सपोर्टर्स थे वो ये रिक्विजिशन करते हैं। रिक्विजिशन मतलब एक फॉर्मल डिमांड या एक रिक्वेस्ट करना कि चलो एक मीटिंग रखते हैं, ठीक है। तो इंदिरा गांधी के जो सपोर्टर्स थे वो एक रिक्वेस्ट रखते हैं कि चलो हम लोग AICC, ठीक है, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की एक मीटिंग रखते हैं और डिस्कस करते हैं कि आगे क्या करना है। पर ये मीटिंग रखी नहीं जाती, इस रिक्वेस्ट को माना नहीं जाता। पर ध्यान रखना, यहाँ पर एक शब्द नोट करो कि इंदिरा गांधी के सपोर्टर्स क्या करते हैं, रिक्विजिशन करते हैं, ठीक है। इसीलिए इंदिरा गांधी का जो ग्रुप है इनको रिक्विजिशनिस्ट भी बोला जाता है। अभी आगे जाकर ये काम आएगा, तो ये वर्ड याद रखना।
ठीक है, चलो नेक्स्ट क्या होता है, कुछ टाइम के बाद कांग्रेस में ये बोल दिया जाता है कि चलो कंसाइंस वोट करेंगे, मतलब जिसको जिसे वोट देना है दे दो। अगर तुम्हें लगता है संजीवा रेड्डी को वोट देना सही है तो तुम उनको वोट दो, अगर तुम्हें लगता है कि वीवी गिरी को वोट देना सही है तो तुम उनको वोट दो, ये डिसाइड किया जाता है। फाइनली जब प्रेसिडेंशियल इलेक्शन चलता है तब वीवी गिरी जो है वो जीत जाते हैं इलेक्शन में और वो बनते हैं हमारे नेक्स्ट प्रेसिडेंट। और इसी के साथ क्या होता है, कांग्रेस दो हिस्सों में बंट जाता है। ठीक है, तो पहले एक पार्टी थी कांग्रेस, है ना, अब ये कांग्रेस दो हिस्सों में बंट गई। एक है कांग्रेस ओ, ठीक है, ओ का क्या मतलब है, कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इसमें कौन थे, इसमें सारे सिंडिकेट के लोग थे, मतलब कांग्रेस में जितने भी सीनियर लीडर्स थे ये सब सिंडिकेट, ये सब कांग्रेस ओ का पार्ट थे। ठीक है, और इस कांग्रेस से बाहर हटकर हमारी इंदिरा गांधी जी निकल जाती हैं एंड इंदिरा गांधी जी के कांग्रेस को कांग्रेस आर बोला जाता है। कांग्रेस आर में कौन कौन था, इंदिरा गांधी और उनके सपोर्टर्स। आर का मतलब है रिक्विजिशनिस्ट। ठीक है, तो ऐसे कांग्रेस दो हिस्सों में बंट जाता है, कांग्रेस ओ और कांग्रेस आर। ठीक है, तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए। ओके, तो जो हमारी इंदिरा गांधी थी वो अक्सर ऐसे बोलती थी कि उनकी कांग्रेस असली कांग्रेस है। ठीक है, पर उस टाइम पर उनके कांग्रेस में कम लोग थे, तो ओवरऑल लोग क्या मानते थे, पुरानी कांग्रेस यानी कांग्रेस ओ को ही ओरिजिनल कांग्रेस माना जाता था। ऐसे लोगों के बीच में डिबेट रहता था कि असली कांग्रेस कौन सी है। ठीक है, और इंदिरा गांधी ने यह भी बोला कि कांग्रेस पता है दो हिस्सों में क्यों बंट गई। उन्होंने कहा कि ये एक आइडियोलॉजिकल डिवाइड है। कांग्रेस दो हिस्सों में क्यों बटी, क्योंकि ये एक आइडियोलॉजिकल डिवाइड है। जो लोग गरीब लोगों की मदद करना चाहते हैं वो इंदिरा गांधी के कांग्रेस में चले गए, जो लोग प्रो रिच हैं, जो रिच लोगों के लिए काम करना चाहते हैं वो सिंडिकेट की कांग्रेस है। ऐसा इंदिरा गांधी ने कहा कि कांग्रेस तो आइडियोलॉजी में डिफरेंस है, इस वजह से दो कैटेगरीज में बंट गई। ठीक है, चलो नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, 1971 इलेक्शन एंड रेस्टोरेशन ऑफ कांग्रेस। अब कांग्रेस दो हिस्सों में बंट चुका है ना। अब 1971 में एक इलेक्शन होता है, उस इलेक्शन के बारे में आपको बताया जाएगा। तो कांग्रेस के स्प्लिट होने के बाद इंदिरा गांधी की जो कांग्रेस थी यानी कांग्रेस आर, ये माइनॉरिटी में थी, मतलब कांग्रेस आर में कंपैरेटिवली कम लोग थे। ठीक है, नेक्स्ट फिर भी कुछ पार्टीज थी जो कि इंदिरा गांधी के कांग्रेस को सपोर्ट कर रही थी उस टाइम पर। एक तो थी कम्युनिस्ट पार्टी और एक थी डीएमके। ठीक है, डीएमके के बारे में पढ़ा था ना पार्ट 1 में, ये वही डीएमके है। ठीक है, नेक्स्ट इस टाइम पर इंदिरा गांधी ने बहुत एफर्ट मारा पुअर लोगों के लिए, बहुत सारे अलग अलग पॉलिसीज लेकर आई पुअर लोगों के लिए। ठीक है, नेक्स्ट दिसंबर 1970 में क्या होता है, इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट ये रेकमेंड करती है कि चलो लोकसभा को डिसॉल्व कर देते हैं, लोकसभा को हटा देते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, फरवरी 1971 में हमारा 5th लोकसभा इलेक्शन होता है। ठीक है, अब इस 5th लोकसभा इलेक्शन का माहौल कैसा था, बैकग्राउंड कैसा था, ये समझते हैं। ठीक है, तो इस इलेक्शन में सब लोग कांग्रेस आर के खिलाफ थे। ठीक है, काफी लोगों का मानना था कि जो कांग्रेस ओ है, सिंडिकेट वाली कांग्रेस, वो ओरिजिनल कांग्रेस है, वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, वहां पे ज्यादा लोग हैं। कांग्रेस आर तो बस एक कमजोर सा हिस्सा है कांग्रेस का जो कि माइनॉरिटी में है, ऐसा बहुत लोगों का मानना था। इस टाइम पर जो भी पार्टीज कांग्रेस के खिलाफ थे वो लोग एक गठबंधन बनाते हैं, एक कोएलिशन बनाते हैं जिसको ग्रैंड अलायंस बोला जाता है। ठीक है, ग्रैंड अलायंस में कौन कौन था, एसएसपी, पीएसपी, भारतीय जनसंघ, स्वतंत्रता पार्टी, भारतीय क्रांति दल, ये सब बहुत सारी पार्टी साथ में मिलकर एक गठबंधन बनाते हैं कांग्रेस के खिलाफ, जिसको हम ग्रैंड अलायंस बोलते हैं। ठीक है,
तो इस टाइम पर बेसिकली क्या था, इंदिरा गांधी की कांग्रेस थी, कांग्रेस आर, और कांग्रेस आर को सीपीआई पार्टी सपोर्ट कर रही थी, ठीक है। और कौन था इलेक्शन में, कांग्रेस ओ, जिसको बहुत सारे लोग मानते थे कि ये कांग्रेस का स्ट्रॉन्ग वाला हिस्सा है। और एक था ग्रैंड अलायंस, ठीक है, बहुत सारी पार्टीज ने गठबंधन बना लिया था कांग्रेस के खिलाफ। तो इन 3 ग्रुप्स के बीच में बेसिकली हमारा इलेक्शन हो रहा था, ठीक है। पर एक चीज याद रखना, जब हम इलेक्शन में खड़े होते हैं ना, तो हमारा एक विजन होना चाहिए। अगर कल को आप कोई पार्टी बनाते हो, इलेक्शन में खड़े होते हो, तो आपका कोई विचार होना चाहिए, कोई विजन होना चाहिए कि यार अगर मैं इलेक्शन जीत गया तो मैं ये करूंगा, वो करूंगा, ठीक है। ऐसे नहीं कि मैं तो इलेक्शन में सिर्फ इसीलिए खड़ी हूं ताकि मैं उसे हरा दूं, नहीं, तुम्हारा एक विजन होना चाहिए। तो यही चीज आपको यहाँ पर समझाई जा रही है कि ये जो इंदिरा गांधी जी वाली कांग्रेस थी ना, इस कांग्रेस के पास कुछ एक ऐसी चीज थी जो बाकी पार्टीज के पास नहीं थी, और वो था विजन, ठीक है, वो था एक एम्बिशन हमारे देश के लिए। तो उस टाइम पर बाकी सारे पार्टीज का क्या विजन था, क्या मकसद था कि यार हमें तो इंदिरा गांधी को हटाना है। ये लोग इंदिरा हटाओ बोलते रहते थे, पर हमारी जो इंदिरा गांधी थी, इंदिरा गांधी का क्या विजन था उस टाइम पर, गरीबी हटाओ। ये इंदिरा गांधी का बहुत फेमस स्लोगन है, याद रखना, गरीबी हटाओ। ये इंदिरा गांधी इस विजन के साथ हमारे इलेक्शन में निकली थी। एंड इस टाइम पर इंदिरा गांधी ने बहुत सारे अलग अलग पॉलिसीज भी बनाए थे, कदम भी लिए थे गरीबों की दिक्कतों को कम करने के लिए। जैसे कि हमने पढ़ा भी था, अर्बन प्रॉपर्टी और इनकम के ऊपर सीलिंग लगा दिया जाता है ना, प्रिंसली प्रिविलेजेस को इंदिरा गांधी जी हटा देती हैं। और ये जो स्लोगन है गरीबी हटाओ, इस स्लोगन के थ्रू इंदिरा गांधी अलग अलग ग्रुप्स के साथ कनेक्ट कर पाती हैं। उस टाइम पर जो डिसएडवांटेज्ड ग्रुप्स थे, जैसे कि लैंडलेस लेबर्स, दलित्स, आदिवासी, माइनॉरिटीज में जो थे, विमेन जो थी, अनएम्प्लॉयड यूथ जो थे, ये सब इंदिरा गांधी के इनिशिएटिव्स को बहुत पसंद करते थे, एंड ये सब इंदिरा गांधी को बहुत ज्यादा सपोर्ट करते थे। तो ये माहौल था जिसमें हमारा 1971 का इलेक्शन होता है। अब इस इलेक्शन का रिजल्ट क्या था, कंक्लूजन क्या था, वो सब एक एक करके देखते हैं, ठीक है। तो कांग्रेस आर और सीपीआई की जो अलायंस है, यानी इंदिरा गांधी की कांग्रेस और सीपीआई, ये दोनों साथ में मिलके बहुत बढ़िया तरीके से इस इलेक्शन में जीतते हैं। ये दोनों साथ में मिलके 375 सीट्स जीतते हैं लोकसभा के इलेक्शन में, विच इज 488.4%। इन्हें 488.4% वोट मिलते हैं इस इलेक्शन में। इंदिरा गांधी जी की कांग्रेस अकेले, ठीक है, ऐसा मान लो इंदिरा गांधी अगर ये अलायंस नहीं करती, तो इंदिरा गांधी जी की कांग्रेस अकेले 352 सीट्स जीत गई थी। मतलब इंदिरा गांधी जी की कांग्रेस अकेले 44% वोट्स जीत चुकी थी। ये कांग्रेस का अब तक का सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस रहा। कांग्रेस ओ का क्या हुआ, है ना, कांग्रेस ओ जिसमें कांग्रेस के सारे सीनियर लीडर्स थे, उस कांग्रेस का क्या हुआ, कांग्रेस ओ को सिर्फ 16 सीट्स मिलते हैं, सिर्फ 16 सीट्स मिलते हैं, ठीक है। इंदिरा गांधी को जितने वोट्स मिले थे ना, उसका 1/4 भी कांग्रेस ओ अचीव नहीं कर पाती, ठीक है। तो इलेक्शन के इस रिजल्ट के बाद एक चीज क्लियर हो जाती है कि इंदिरा गांधी जी का जो कांग्रेस है वो असली कांग्रेस है। अभी तक डिबेट चल रही थी ना कि ओरिजिनल कांग्रेस कौन सा है, कांग्रेस ओ है या कांग्रेस आर है। इलेक्शन के रिजल्ट के बाद ये चीज तो सेटल हो गई थी कि असली कांग्रेस, ठीक है, वो इंदिरा गांधी जी का कांग्रेस है, रियल कांग्रेस कांग्रेस आर है, ठीक है। इस टाइम पर क्या होता है, ग्रैंड अलायंस के बारे में हमने पढ़ा। ग्रैंड अलायंस को कितने वोट मिलते हैं वो डिस्कस करते हैं। ग्रैंड अलायंस को टोटल 40 से भी कम सीट्स मिलती हैं, ठीक है, जो कि बहुत कम नंबर है। इतनी सारी पार्टी साथ में मिलके सिर्फ 40 से भी कम वोट्स नहीं, सीट्स सिक्योर कर पाए, ये बहुत ही मतलब कम नंबर है।
उस टाइम पर मतलब ऐसी मजाक भी किया जाता था कि ग्रैंड अलायंस तो ग्रैंड फेलियर निकला। ठीक है, नेक्स्ट क्या होता है, 1971 के दिसंबर के अराउंड ईस्ट पाकिस्तान का क्राइसिस स्टार्ट होता है। तो इसके बारे में भी हम लोगों ने अपने पुराने चैप्टर्स में पढ़ा है, पर मैं आपको रिवाइज करा देती हूँ। तो ये हमारा इंडिया है ना, यहाँ पे पाकिस्तान और यहाँ पे बांग्लादेश, ऐसा कुछ सेटअप है हमारा, है ना। पर बहुत पहले क्या था, ये वेस्ट पाकिस्तान था और ये ईस्ट पाकिस्तान था। बांग्लादेश पाकिस्तान का हिस्सा था स्टार्टिंग में जब पार्टीशन हुआ था, पर फिर बांग्लादेश के लोग परेशान हो जाते हैं पाकिस्तान से, और इन लोगों को हम लोग मोटिवेट करते हैं कि आप अपना खुद का एक देश बनाओ, क्योंकि यहां से सारे लोग भाग भाग कर इंडिया आ रहे थे। ठीक है, तो हमने बोला कि यार हमारे पास इतना ये नहीं है कि हम इतने सारे लोगों को संभालें, तुम चाहो तो अपनी खुद की कंट्री बना लो, हम तुम्हें सपोर्ट करेंगे। ठीक है, एंड इस चीज से पाकिस्तान गुस्सा हो जाता है कि तुम क्यों बांग्लादेश को सपोर्ट कर रहे हो कि खुद की कंट्री बनाओ। फिर इंडिया और पाकिस्तान के बीच में वॉर होता है। इस वॉर में हम पाकिस्तान को एकदम बढ़िया हराते हैं, जिसकी वजह से बांग्लादेश बन जाता। ठीक है, तो 1971 दिसंबर के अराउंड हम लोग पाकिस्तान को वॉर में हराते हैं, और पाकिस्तान को जब हम वॉर में हराते हैं तो हमारी प्राइम मिनिस्टर कौन थी, इंदिरा गांधी जी थी। तो इंदिरा गांधी जी की जो रिस्पेक्ट है, जो फेम है, वो इस टाइम पे डबल हो जाता है कि इंदिरा गांधी जी के लीडरशिप के अंडर हमने पाकिस्तान को हराया। ठीक है, तो इस वजह से 1972 में जब स्टेट इलेक्शन होते हैं तो कांग्रेस हर जगह बढ़िया तरीके से जीत रही होती है। ठीक है, नेक्स्ट आपको बताया जा रहा है कि अब 2 बार कांग्रेस लगातार जीत चुकी है ना। 1967 में जीती, उतने बढ़िया तरीके से नहीं जीती बट जीत गई। फिर 1971 में भी कांग्रेस फिर से जीतती है ना। तो कुछ इयर्स के अंदर अंदर इंदिरा गांधी जी अपने लीडरशिप को एकदम स्ट्रॉन्ग तरीके से एस्टैब्लिश कर लेती है ना। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रेस्टोरेशन। रेस्टोरेशन का क्या मतलब है, तो अब इंदिरा गांधी जी पॉपुलर हो गई हैं, कांग्रेस फिर से हर जगह जीतने लग गया। तो इसका क्या मतलब है, हमारा पुराना कांग्रेस फिर से रिस्टोर हो गया, फिर से हम लोग पुराने कांग्रेस को मैच कर पा रहे हैं। पुराना कांग्रेस मतलब जवाहरलाल नेहरू जी के टाइम पे जो कांग्रेस था, अब फिर से कांग्रेस उसी लेवल पे आ गया है क्या, इस चीज को हम लोग समझते हैं। ठीक है, तो जवाहरलाल नेहरू जी के कांग्रेस के साथ क्या था, नेहरू जी बहुत पॉपुलर तो थे ही, पर नेहरू जी के साथ और भी बहुत सारे स्ट्रॉन्ग पॉपुलर लीडर्स जुड़े हुए थे। ठीक है, तो उस कांग्रेस का बहुत स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन था। इंदिरा गांधी जी के कांग्रेस के साथ ऐसा नहीं था। इंदिरा गांधी जी के कांग्रेस में सबसे स्ट्रॉन्ग लीडर इंदिरा गांधी ही थी, एंड इंदिरा गांधी जी की ही स्ट्रेंथ के वजह से वो पूरा कांग्रेस चल रहा था। तो इस कांग्रेस का स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर नहीं था। ठीक है, कमजोर सा स्ट्रक्चर था। ठीक है, नेक्स्ट आप लोगों ने अगेन एरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस में पढ़ा है ना कि जवाहरलाल नेहरू जी के कांग्रेस में छोटे छोटे फैक्शंस हुआ करते थे। ठीक है, फैक्शन का क्या मतलब है, पार्टी के अंदर ही छोटे छोटे ग्रुप्स जिनके अलग अलग सोच विचार हैं। तो पुराने कांग्रेस में डाइवर्सिटी बहुत था। ठीक है, इस नए कांग्रेस में ये डाइवर्सिटी ज्यादा नहीं थी। इंदिरा गांधी की जो कांग्रेस थी उनको कुछ पर्टिकुलर ग्रुप्स ही ज्यादा सपोर्ट करते थे, जैसे कि गरीब लोग, विमेन, दलित, आदिवासी, माइनॉरिटी, जो डिसएडवांटेज लोग थे वो लोग ही ज्यादा सपोर्ट करते थे इंदिरा गांधी जी के कांग्रेस को। जबकि नेहरू जी के कांग्रेस के साथ क्या था, हर ग्रुप के लोग, हर कम्युनिटी के लोग उस कांग्रेस को बहुत ज्यादा पसंद करते थे। तो ये जो नई कांग्रेस थी, इंदिरा गांधी जी की ये जो कांग्रेस थी, वो उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं थी कि वो इंडिया के हर एक दिक्कत को, हर एक टेंशन को पुराने कांग्रेस की तरह आसानी से संभाल पाए। ठीक है, नेक्स्ट आपको बताया जा रहा है कि इनफैक्ट इंदिरा गांधी जी के कांग्रेस में जो जो कमियां थी उसके वजह से इंडिया में डेमोक्रेसी के ऊपर भी धीरे धीरे इफेक्ट आने लगा। खैर वो आप लोगों को अगले चैप्टर में थोड़ा और इन डिटेल बताया जाएगा। अभी के लिए इस चैप्टर में आपको इतना ही पढ़ना है, एंड विद दैट हम लोगों ने इस चैप्टर को फिनिश कर दिया है।
एक और बहुत ही प्यारा चैप्टर हमने खत्म कर दिया, तो इट्स कन्फेटी टाइम। सब लोग अपने लिए क्लैप करो। गुड जॉब, आई एम सो प्राउड ऑफ यू कि आप लोगों ने एक और चैप्टर खत्म कर लिया है। ठीक है, पर भागो मत, अभी कुछ चीजें सुनकर जाओ। ये तो रिकॉर्डेड क्लास थी। अगर आप कभी मेरे लाइव क्लास में आना चाहते हो तो मेरी फ्री लाइव क्लासेस भी होती हैं अनअकैडमी के ऐप पर। इन फ्री लाइव क्लासेस का लिंक आपको हमारे इसी यूट्यूब चैनल के कम्युनिटी वाले सेक्शन में मिल जाएगा। इन फ्री लाइव क्लासेस को ज्वाइन करने के लिए आपको एक कोड यूज करना है और वो कोड है अनुष्या, ANUSHYA। आप ही लोगों के डिमांड में हम लोगों ने डेडिकेटेड ह्यूमैनिटीज के बैचेस को भी स्टार्ट करा है। तो अगर आप इन बैचेस को ज्वाइन करने में इंटरेस्टेड हो तो आपको इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिंक मिल जाएगा। अगेन कोड यूज करना अनुष्या, ताकि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट्स मिले। तो अभी के लिए हम लोग इतना ही करेंगे। एक और चैप्टर हमने फिनिश कर लिया है। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो इस वीडियो को लाइक करो और अपने सारे ह्यूमैनिटीज के क्लासमेट्स के साथ शेयर करो। एंड ऑफ कोर्स शो योर लव एंड सपोर्ट कमेंट सेक्शन में। मैं आप सारे स्टूडेंट्स के कमेंट्स को रीड करती हूँ, तो अपना लव और सपोर्ट कमेंट सेक्शन में जरूर दिखाना। चलो बच्चों, तो अभी के लिए इतना ही। अब हम लोग मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू।